हेलो स्टूडेंट्स, देखिए पिछले लेक्चर में हमने कार्नोट की जो थियोरेटिकल कार्नोट इंजन था उसके बारे में देखा। क्या क्या उसके पार्ट्स से सिलेंडर है, सोर्स है जिससे हम लोग एनर्जी लेंगे, और एक आपका सोर्स हो गया और दूसरा आपका है हीट इंसुलेटिंग स्टैंड, तीसरा और चौथा आपका सिंक है। ठीक है, और हमने इसे एक स्कीमेटिक डायग्राम भी देखा था, किस तरह से हीट इंजन होता है उसका स्कीमेटिक डायग्राम। ठीक है, ये स्कीमेटिक डायग्राम है, इसका मतलब जिस तरह से वो ओरिजिनली या रियली दिखता है हीट इंजन उस तरह से नहीं, बल्कि एक समझाने के तरीके से कि क्या होता है, या कहें ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, अब हम लोग वर्क डन वगैरह कैलकुलेट करेंगे कार्नोट साइकिल के थ्रू। ठीक है, तो आपका जो नेक्स्ट हेडिंग है या नेक्स्ट टॉपिक है कि जो कार्नोट इंजन है इसकी वर्किंग प्रोसेस कैसी है, मतलब कैसे इससे हम लोग वर्क करेंगे या वर्किंग सब्सटेंस किस तरह से काम करेगा, और डिटेलिंग पे नहीं जाएंगे कि वर्किंग सब्सटेंस क्या करेगा, लेकिन एक हम लोग इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन जरूर करेंगे। ठीक है, कि वर्क डन कितना हो रहा है कार्नोट इंजन के थ्रू। ठीक है, तो उसको नाम दिया है कार्नोट साइकिल। ठीक है, ड्यूरिंग वन साइकिल, यानी केवल Q1 अमाउंट ऑफ हीट केवल ट्रांसफर हो पहली बार, केवल उस साइकिल के दौरान क्या क्या होगा। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। सबसे पहले लिखिए इसमें इन ऑर्डर टू ऑब्टेन a continuous supply of work, in order to obtain continuous supply of work, the working substance is subjected to following cycle of क्वासी स्टैटिक। ये बता चुका हूं, तीसरी बार बताऊंगा। ठीक है, क्वासी स्टैटिक ऑपरेशंस known as कार्नोट साइकिल। ठीक है, क्वासी स्टैटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं? ऐसे ऑपरेशंस जिसमें सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन से बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं होगा, डेविएट नहीं होगा, उसी के आसपास रहेगा। यानी जो चेंजिंग की जाएगी वो बहुत स्लोली की जाएगी, चाहे वो प्रेशर में हो, वॉल्यूम में हो या टेम्परेचर में। ठीक है, तो बहुत ही स्लोली चेंजिंग होगी। इस वजह से सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन से बहुत दूर नहीं जाएगा, उसी के आसपास रहेगा। तो ऐसी प्रोसेस को क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो होगा इसमें पहले फिगर बना लीजिए किस तरह से वर्किंग होगी इसकी कार्नोट साइकिल के थ्रू, और उस फिगर को हम लोग, इस डायग्राम को हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ये ग्राफ है। मान लेते हैं कोई सिस्टम है, बार बार वही चीज कही जा रही है, ए पोजीशन पर है जहां पर उसका प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है। इस एक्सिस पर प्रेशर वेरी कर रहा है और इस एक्सिस पर वॉल्यूम। ठीक है, अब वो सिस्टम क्या कर रहा है, ए से बी तक जा रहा है जहां पर प्रेशर P2 है, वॉल्यूम V2 है। ठीक है, और बी से सी तक जा रहा है जहां पर उसका क्या है, प्रेशर P3 है और वॉल्यूम V3 है। और सी से एक पॉइंट डी है, वहां पर जा रहा है। यहां पर क्या है, प्रेशर P4 है और वॉल्यूम V4 है, और डी से पॉइंट ए तक जा रहा है, कुछ ऐसे।
ठीक है, क्यों इसी पोजीशन पे पहुंच गया? देखो सिस्टम जो है, वर्किंग सब्सटेंस जो है वो तो वर्क कर रहा है, लेकिन वो तो डैमेज नहीं होना चाहिए ना। ऐसा ना हो जाए कि एक बार काम किया हमने पूरी तरह से खत्म हो जाए कहानी उसकी। वो वर्क कुछ करके फिर से अपनी उसी पोजीशन पे ओरिजिनल तरीके से तैयार हो जाए ना। जैसे इंजन वगैरह होते हैं, आपने देखा होगा, आपने चालू किया इंजन तो काम करता है, लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना कि उसकी जो शेप और साइज है, उसकी जो अपनी प्रेशर है, उसके अंदर जो वॉल्यूम है उसका, वो सब बदल जाए। वो तो नहीं होता ना, कुछ काम करता है फिर उसके बाद भले काम करने के दौरान वो थोड़ा सा डिफॉर्मेट शेप का हो सकता है। इंजन चालू होता है तो उसके पिस्टन्स जो होते हैं वो अप डाउन होते हैं, लेकिन जब इंजन को बंद किया जाता है उसके पिस्टन जो होंगे वो सामान्य अवस्था में आ जाते हैं, ठीक है, जैसे रहते हैं नॉर्मल स्टेट में। तो ये चीज तो होनी ही होनी है यहाँ पर, ठीक है। तो उसी को हमने यहाँ पर डायग्राम के थ्रू बनाया हुआ है, ठीक है। उसी चीज को हमने डायग्राम के थ्रू यहाँ पर बना के दिखाया हुआ है, ठीक है, कि सिस्टम जो है वो अलग अलग पोजीशन पर जा रहा है, कुछ वर्क कर रहा है। वर्क कितना होगा, यही जो डायग्राम बना है इसका एरिया, ये आपको बताया था क्लोज पाथ में कितना वर्क डन करता है। जो एरिया बनता है पीवी डायग्राम में, क्लोज एरिया, वही एरिया अगर हम लोग कैलकुलेट कर लें तो इतना वर्क डन वो वर्किंग सब्सटेंस करेगा एक साइकिल के दौरान, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ए से बी तक जो गया है सिस्टम, ये ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है, ये आइसोथर्मली गया है, ठीक है। और बी से सी तक एडियाबेटिक है। जो अलग अलग पोजीशन पर सिस्टम जा रहा है उसकी प्रोसेसेस जो हैं वो अलग अलग है, फिर आइसोथर्मल हो रहा है, ठीक है। आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, एडियाबेटिक के मतलब कोई हीट ना तो अंदर जाएगी ना ही बाहर, ठीक है। और यहां पर एडियाबेटिक है, ठीक है। ये हो रहा है उस सिस्टम के साथ। अब ये सिस्टम इस तरह से है, तो देखो इसी में बना तो दिया हमने, लेकिन देखो नीचे आपको लेके आना है, अलग अलग पोजीशन डिफाइन करनी है। ये हो गई, यानी हर एक पॉइंट के थ्रू एक्सिस पर, वॉल्यूम वाली एक्सिस पर आपको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। क्यों बताएंगे अभी। नाम दे दीजिए इनका ई एफ जी एच, बुक के अकॉर्डिंग हम लोग नाम दे रहे हैं, ठीक है। बुक आपकी एस चांद पब्लिकेशन की है जिसे हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। फेमस बुक है, सिंपल लैंग्वेज में है, आप भी इसको पढ़ सकते हैं। सारी चीजें लगभग वहीं से बताई जा रही हैं। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि कहाँ से बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है आप कितना समझ रहे हैं, ठीक है। किताब पढ़ के आप खुद समझ सकते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो समझानी चाहिए किसी को, ठीक है, इसलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझिए, ठीक है। सबसे पहला आइसोथर्मल एक्सपेंशन के थ्रू कितना वर्क होगा जब पॉइंट सिस्टम जो है आपका वर्किंग सब्सटेंस जो है ए से बी तक जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो ऐसे हमने स्कीमेटिक डायग्राम बनाया है। तो Q1 अमाउंट ऑफ हीट लेगा और फिर कुछ ना कुछ करेगा। फिर जब Q2 अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट करता है तो सिस्टम अगेन अपनी उसी ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच जाएगा और कुछ ना कुछ वर्क कर दिया जाएगा, ठीक है। तो उस Q1 अमाउंट ऑफ हीट लेने के दौरान उसने जो जो प्रोसेसेस की हैं उस प्रोसेसेस में कितना वर्क डन होगा वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है पॉइंट ए से बी तक, उसको हम लोग एक्सप्लेन करें, या उसके दौरान जो है वर्क डन निकालें कितना होगा, ठीक है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा सिंपल जो सिलेंडर पिस्टन था यही है, इसको स्कीमेटिक डायग्राम के थ्रू ऐसे बना दिया है। तो उसको हम लोग लिखे, पहले क्या करते हैं देखो, द सिलेंडर, जो वो सिलेंडर है उसको क्या करेंगे, द सिलेंडर फर्स्ट प्लेस्ड, द सिलेंडर फर्स्ट प्लेस्ड ऑन द सोर्स, on the source so that comma so that the gas acquires
द टेम्परेचर T1 ऑफ द सोर्स। भाई अगर आप सोर्स पर रखेंगे जो हाई टेम्परेचर पर है तो सिलेंडर की जो बेस है वो हमने बताया परफेक्टली कंडक्टिंग है, तो क्या करेगी T1 अमाउंट ऑफ टेम्परेचर एक्वायर कर लेगी, यानी कुछ अमाउंट ऑफ हीट अपने अंदर ले लेगी, जिससे अपना टेम्परेचर जो है T1 के बराबर कर देगी। ठीक है, दो बॉडी जो है अगर आपस में कांटेक्ट में है तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट का ट्रांसफर होता है। ठीक है, ये अभी हम आगे देखेंगे टेम्परेचर के कांस्टेंट कॉन्सेप्ट में, जब टेम्परेचर टॉपिक आएगा और अच्छे से कि टेम्परेचर है क्या। ठीक है, तो वही चीज होगी। तो जो बर्नर है आपका, जो सोर्स है वो T1 टेम्परेचर पर है, वहां से हीट एब्जॉर्ब करके जो आपका गैस है वो भी उतना ही अमाउंट ऑफ टेम्परेचर पर पहुंच जाएगी। ठीक है, it then allowed to undergo quasi-static expansion it is है। ठीक है, it is then allowed to undergo quasi-static expansion as the gas expands its temperature tends to fall, its temperature tends to fall। ठीक है, heat passes into the cylinder, heat passes into the cylinder through the perfectly conducting base, through the perfectly conducting base, which is in contact with the source, which is in contact with the source। ठीक है, देखो सबसे पहले इसको जब हम लोग सिलेंडर को सोर्स पर रखेंगे तो टेम्परेचर T1 वो एक्वायर कर लेगा। ठीक है, जैसे से एक्वायर करेगा क्या करेगा, एक्सपैंड करता जाएगा। ठीक है, और क्वासी स्टैटिक एक्सपेंशन कराया जा रहा है। ठीक है, यानी बहुत ही धीरे धीरे स्लोली हो रहा है, इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो मेंटेन बनी रहे, और उसका टेम्परेचर जो है एक्सपेंशन के थ्रू क्या हो रहा, फॉल करने की कोशिश करेगा, लेकिन हीट जो है सिलेंडर के बेस के थ्रू कांटेक्ट में है तो वहां से जो है पास करेगी। ठीक है, कांटेक्ट विद द सोर्स, द गैस देयरफॉर undergo slow isothermal expansion, ठीक है, at the constant temperature T1। ठीक है, एक एक स्टेप ध्यान से समझिएगा। देखो जब गैस हीट एब्जॉर्ब करेगी तो क्या होगी, अपने आप को एक्सपैंड करने की कोशिश करेगी। ठीक है, उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, तो होगा क्या, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। ठीक है, धीरे धीरे, लेकिन वॉल्यूम जब इंक्रीज करेगा गैस का तो उसका इंटरनल एनर्जी कम होता है। ठीक है, यानी जब वर्क करेगी गैस तो इंटरनल एनर्जी कुछ कम होगा,
या कहें टेम्परेचर उसका कुछ फॉल होने की कोशिश करेगा, लेकिन हमने उसको बर्नर पर रखा हुआ है, इस वजह से जितना अमाउंट ऑफ टेम्परेचर उसका डाउन हो रहा है उतना अमाउंट ऑफ टेम्परेचर वो बर्नर या सोर्स से जो सिलेंडर है वो एक्वायर कर ले रहा है और धीरे धीरे एक्सपैंड कर रहा है। ठीक है, ये जो प्रोसेस है पूरी स्लोली की जा रही है, तेजी से नहीं। ठीक है, तो हो क्या रहा है, एक स्लो आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, उसका टेम्परेचर डाउन होने नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, एक बार उसने हीट एब्जॉर्ब करनी शुरू कर दी तो टेम्परेचर मान लेते हैं उसका T1 हो गया है। ठीक है, टेम्परेचर T1 पर पहुंच गई है, तो वहां से इसको किया क्या जा रहा है, वो एक्सपैंड कर रही है टेम्परेचर T1 पर, वहां से इस प्रोसेस को देखा जा रहा है। ठीक है, जब सोर्स जो आपका सिलेंडर है वो टेम्परेचर T1 तक पहुंच जा रहा है, उसके बाद वो क्या कर रहा है, एक्सपेंशन करना शुरू कर रहा है धीरे धीरे। ठीक है, एक्सपेंशन के दौरान क्या करेगा, अपना टेम्परेचर जो है वो डाउन होने की कोशिश करेगा, क्योंकि जब गैस दूर दूर होती जाती है तो उसका टेम्परेचर डाउन होने लगता है। ठीक है, तो डाउन होने लगेगा टेम्परेचर, तो उस वजह से आइसोथर्मल जो प्रोसेस हो रहा है वो ब्रेक हो जाता है। हमें आइसोथर्मली एक्सपैंड करना है, तो नीचे जो सोर्स है वो जितना अमाउंट ऑफ टेम्परेचर डाउन हो रहा है उतना अमाउंट ऑफ हीट उस सिलेंडर को देता जा रहा है। ठीक है, इसलिए एक स्लो आइसोथर्मल एक्सपेंशन कांस्टेंट टेम्परेचर T1 पर हो रहा है। ठीक है, एक्सपेंशन के दौरान देखो क्या हो रहा है, जो सिस्टम है A पॉइंट से B पॉइंट तक पहुंच गया है। ठीक है, उसका प्रेशर और वॉल्यूम दोनों चेंज हो गया है आइसोथर्मली। ठीक है, नाउ वर्क डन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस from going the system point A to point B isothermally will be, मान लेते हैं W1 है, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक सिस्टम जा रहा है, वर्क डन क्या होगा, PdV से डिनोट होता है। ठीक है, वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा है, V1 से V2 तक, जो वर्क डन होगा यहां पर आइसोथर्मल एक्सपेंशन के थ्रू उतना ही अमाउंट ऑफ हीट जो है वो ट्रांसफर हुआ होगा Q1। ठीक है, मान लेते हैं इतना अमाउंट ऑफ हीट उसने वर्क डन में लिया है, वही Q1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, V1 इंटू V2 PdV। ठीक है, आइडियल गैस भरी है सिलेंडर में। ठीक है, तो ये फार्मूला लग सकता है आइडियल गैस के लिए, PV इक्वल टू nRT, और हमने 1 मोल की गैस भरी हुई है तो RT। ठीक है, ये हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, N इक्वल टू 1 मोल, तो V इक्वल टू P इक्वल टू क्या हो जाएगा, RT बाई V, और इसको आप रख करके वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में आप जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, R टेम्परेचर क्या है T1 है यहाँ पर, log ऑफ V2 बाई V1। ठीक है, ये आपका वर्क डन आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और ये टोटल वर्क डन जो है कितने एरिया के बराबर है, यहां डायग्राम देखिए, एरिया ऑफ ABGEA, ABGEA। ठीक है, जो टोटल एरिया इस कर्व के अंडर आएगा वही एरिया आ जाएगा। ठीक है, ये वर्क डन का यहां से यहां तक, ध्यान से। ठीक है, ये टोटल एरिया इसी के बराबर आपका वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, अब एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है पॉइंट बी से पॉइंट सी तक, यहां पर वर्क डन अगर हम लोग कैलकुलेट करें। ठीक है, अगर इसके बारे में लिखना चाहें या किताब से आप देख लीजिएगा, अगर सारी बातें हम लिखेंगे तो हो सकता है और समय लगे आपको ये कंप्लीट होने में। ठीक है, हम बता रहे हैं हो क्या रहा है। ठीक है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन के दौरान क्या हो रहा है, देखो अब गैस को क्या किया जा रहा है, बंद कर दिया जा रहा है और सिलेंडर को उठा करके इंसुलेटिंग स्टैंड जो हमने लिया था उस पर टांग दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है, अपने आप जो है उसमें उसकी जो इंटरनल एनर्जी है, जो टेम्परेचर T1 पर वो आपका सिलेंडर है
वो अपने टेम्परेचर का, अपनी इंटरनल एनर्जी का यूज करके अब एक्सपैंड कर रहा है खुद ब खुद। ठीक है, इंसुलेटिंग स्टैंड पर अगर उसने लगा दिया तो खुद ब खुद वो बी से सी तक या सेल्फ कहें अपने आप ही एक्सपैंड करके जा रहा है एडियाबेटिकली। इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखने का मतलब ये हुआ कि उसमें कोई हीट ना तो ट्रांसफर हो रही ना बाहर रिजेक्ट हो रही है। वो जो अमाउंट ऑफ टेम्परेचर T1 है वहां से वो अमाउंट ऑफ टेम्परेचर T2 तक फॉल करके जाएगा। ठीक है, और अपने ही इंटरनल एनर्जी का यूज करेगा कुछ वर्क डन करने में, उसका प्रेशर और वॉल्यूम भी चेंज होगा। ठीक है, ये चीज हो रही है एडियाबेटिक एक्सपेंशन के थ्रू। ठीक है, इसको लिख ले तो अच्छा है। द सिलेंडर इज नाउ removed from source is removed from source and is placed on insulating stand, the gas is allowed slow adiabatic expansion. The gas is allowed to undergo slow adiabatic expansion ठीक है, परफॉर्मिंग एक्सटर्नल वर्क परफॉर्मिंग एक्सटर्नल वर्क at the expense of its देखो वर्क डन हो रहा है किसके खर्च में हो रहा है, इंटरनल एनर्जी जो है उसकी वो खर्च हो रही है अब। ठीक है, एट द एक्सपेंस ऑफ इट्स इंटरनल एनर्जी अंटिल, कब तक होगा, अंटिल द टेम्परेचर या अंटिल इट्स टेम्परेचर falls to T2। ठीक है, the same as that of sink, ठीक है, जो सिंक का टेम्परेचर है उसी टेम्परेचर के बराबर हो जाए जब तक, तब तक वो ये एडियाबेटिक एक्सपेंशन होता रहेगा। ठीक है, टेम्परेचर T2 तक। ठीक है, इस दौरान वर्क डन कितना होगा, नाउ वर्क डन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस गोइंग फ्रॉम point B to point C एडियाबेटिकली, यानी कोई भी अमाउंट ऑफ हीट बाहर नहीं जा रही है ना ही अंदर आ रही है, विल बी W2 से अगर डिनोट करें तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ PdV से निकाला जाएगा, वॉल्यूम कहां से जा रहा, V2 से V3 तक। ठीक है, ऐसा हो रहा है। देखो यहां पर क्या इस्तेमाल होगा, ये V2 है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ गैस कांस्टेंट क्या होता है, PV टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ये है एडियाबेटिक इक्वेशन ऑफ ए परफेक्ट गैस। ठीक है, जब गैस जो है एडियाबेटिक एक्सपेंशन करेगी या एडियाबेटिक कंडीशन के थ्रू उसे एक्शन में लाया जाएगा या कोई भी वर्क कराया जाएगा तो उसके लिए इक्वेशन ऑफ जो गैस की होगी, परफेक्ट गैस की, वो ये इस्तेमाल होती है। गामा जो यहाँ पर कांस्टेंट है, दो स्पेसिफिक हीट्स
तो ये आपका यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे तो v टू द पावर गामा नीचे आ जाएगा c बाई कांस्टेंट यानी k मान लेते हैं कांस्टेंट को, तो k बाई v हो जाएगा और v टू द पावर गामा, और उसका जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा k v3 टू द पावर गामा माइनस 1 माइनस गामा माइनस v2 टू द पावर माइनस गामा प्लस 1। ठीक है, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, कर लीजिएगा खुद ही। ठीक है, बहुत आसान है। और नीचे आ जाएगा आपका 1 माइनस गामा। ठीक है, ये रेशियो में आ जाएगा। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, देखो वही सॉल्व जो से पहले सॉल्व किए थे जैसे। ठीक है, k का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहां पर देखो k की जगह पर क्या लिख सकते हैं, p v टू द पावर गामा। तो v3 के साथ जो k होगा उसको p3 इंटू v3 टू द पावर गामा कर देंगे। ठीक है, तो क्या बचेगा, p3 v3 माइनस p2 v2 अपान 1 माइनस गामा। ठीक है, ये बचेगा। अब जब आपका पॉइंट C पर है सिस्टम, तो यहां पर टेम्परेचर क्या है, T2 है और यहां पर टेम्परेचर T1 है। ठीक है, शुरुआत में T1 था, एडियाबेटिकली एक्सपेंड किया तो टेम्परेचर T2 तक पहुंच गया। तो P3 V3 जो होगा गैस इक्वेशन से, परफेक्ट गैस इक्वेशन से क्या हो जाएगा, RT3 माइनस RT3 नहीं है T2 माइनस RT1 अपान 1 माइनस गामा। R कॉमन ले लें, क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2 अपान गामा माइनस 1। ठीक है, इतना अमाउंट ऑफ वर्क आ गया। देखो आराम से, ये मैथमेटिकल प्रोसेसेस हैं, धीरे धीरे किया गया है, बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, एक एक स्टेप ध्यान रखिएगा। ये जब एडियाबेटिक एक्सपेंशन या कंप्रेशन होता है तो उसके लिए इक्वेशन ऑफ परफेक्ट गैस इस्तेमाल होती है, पर आइडियल गैस इक्वेशन कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि सब कुछ आइडियल गैस के साथ हो रहा है। तो पी वी इक्वल टू nRT जो होगा वो तो इस्तेमाल आप कर ही सकते हैं हमेशा आइडियल गैस के साथ, वो हमने यहाँ पर इस्तेमाल कर दिया P3 V3 और P2 V2 के लिए। P3 V3 जो होगा वो nR टेम्परेचर क्या है उस समय, पॉइंट C पर T2 है, और P2 V2 क्या होगा, टेम्परेचर उस पॉइंट पर क्या है, T1 है। तो RT1 हो जाएगा, R कॉमन ले लिया और माइनस साइन कॉमन ले लिया, माइनस नीचे भी कॉमन लिया, कट आउट कर दिया, तो T1 माइनस T2 अपन गामा माइनस 1 आ गया। ठीक है, ये वर्क डन का एक आ गया। ये वर्क डन जो है किसके बराबर है, इसको नीचे लिख दीजिएगा, एरिया BCG BCHG है, HGB। ठीक है, इस एरिया के बराबर है ये वर्क डन। कौन सा एरिया है, डायग्राम में आ जाइए, ये वाला, यहां से यहां 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 तक। ठीक है, थोड़ा सा ठीक से बनाना चाहिए था, लेकिन ये एरिया जो छोटा सा है इसी के बराबर है। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक पर या अगले पार्ट पर। C से D तक क्या हो रहा है, आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रहा है। देखो वॉल्यूम जो है वो कम हो रहा है, इस एक्सिस पर वॉल्यूम बढ़ता है, यहां से यहां जा रहे हैं वॉल्यूम कम हो रहा है। आइसोथर्मली क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है बॉडी या सिस्टम। वो कैसे किया जाएगा अभी उसको भी लिख देंगे। ठीक है, तीसरी प्रोसेस है आइसोथर्मल कंप्रेशन। ठीक है, वो कैसे किया जा रहा है, अब क्या करेंगे हम लोग, सिलेंडर को इंसुलेटिंग स्टैंड से निकाल देंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, जो टेम्परेचर T2 पर है, अब पिस्टन को जो उसके है वो बहुत ही स्लोली मूव करेंगे, और जब स्लोली मूव करेंगे तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर जो है इस तरह से मूव करें कि वो टेम्परेचर वेरी ना करे, T2 पर ही रहे। ठीक है, टेम्परेचर T2 पर ही रहे और वॉल्यूम उसका कम होता चला जाए, कहां तक, पॉइंट D तक। तो इसको बोलेंगे आइसोथर्मल कंप्रेशन। ठीक है,
टेम्परेचर जब बहुत स्लोली मूव करेंगे तो टेम्परेचर जो है वो आपका कंप्रेशन के दौरान क्या होता है, राइज होता है। लेकिन इसको हमने सिंक से कनेक्ट किया रहेगा, ठीक है, सिंक से कनेक्ट किए रहेंगे तो जितना टेम्परेचर राइज होगा सिंक क्या करेगी, उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। तो स्लोली बहुत मूव करेंगे तो सिंक जो टेम्परेचर राइज हो रहा है उसको क्या करेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, यानी उतना ही अमाउंट आप कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है सिंक जो है वो एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। जो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करेगी उस दौरान जो वर्क डन होगा, ठीक है, वो कितना होगा, ठीक है। उसको हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं, और टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहेगा, ठीक है। सिलेंडर को आप सिंक पर रख दीजिए, परफेक्टली कंडक्टिंग बेस है उसका, उसको पिस्टन के थ्रू धीरे धीरे कंप्रेस करेंगे तो उसका टेम्परेचर जितना राइज होगा कंप्रेशन के दौरान टेम्परेचर राइज तो होगा, लेकिन क्या होगा, वो टेम्परेचर जो राइज होगा उससे सिलेंडर से कंडक्टिंग बेस के थ्रू जो हीट है वो सिंक में ट्रांसफर हो जाएगी, तो इसलिए वो टेम्परेचर राइज नहीं हो पाएगा, वो T2 टेम्परेचर पर बना रहेगा। कहां तक, पॉइंट डी तक, ठीक है, ये होगा। और उस दौरान जो वर्क डन होगा वो कितना हो जाएगा, अगर हम उसको लिखें, इस बात को जो हमने बताया है अभी अभी उसको लिख सकते हैं, जैसे यहां पर हमने इन सबके लिए डिटेलिंग लिखी है, बुक में पढ़ सकते हैं आराम से और लिख भी सकते हैं, ठीक है। हम लोग वर्क डन कैलकुलेट कर लें जो बेहद जरूरी है। ये भी V3 से V4 तक हो रहा है प्रोसेस और PdV से डिनोट किया जाएगा इसको भी। और यहां पर जब हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस है और गैस इक्वेशन लगाएंगे, सिंपल परफेक्ट गैस इक्वेशन, और इसको जैसे वहां पर कैलकुलेट किया था RT2 log ऑफ V4/V3 ये आ गया, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं -RT2 log ऑफ V3/V4, इसको रिवर्स कर दें तो साइन निगेटिव हो गया। और ये किसके बराबर है, एरिया, ये स्मॉल एरिया ये वाला C D है, हाँ ये पॉइंट C और ये पॉइंट D है आपका, ठीक है, CDFHC, ठीक है। इसको लिखिए एरिया, एरियल नहीं, एरिया CHF, उसको थोड़ा सा इस ऑर्डर में लिख दिया है, DC, ठीक है, इस एरिया के बराबर हो गया। ये वर्क डन जो आपका W2 आया है, या कहें W3 आया है, W2 नहीं, पिछला वाला W2 था। इतना ही अमाउंट ऑफ हीट इसने रिजेक्ट कर दिया है सिंक को, ठीक है। अब चौथा जो है एडियाबेटिक कंप्रेशन होगा। एडियाबेटिक कंप्रेशन, इसमें क्या हो रहा है, देखो इसमें जो है अब सिलेंडर को जो सिंक पर हमने रख करके धीरे धीरे कंप्रेस किया था आइसोथर्मली, अब उसको हम लोग फिर से इंसुलेटिंग स्टैंड पे रख देंगे, ठीक है। और पिस्टन जो है वो फिर से धीरे धीरे मूव करेंगे अंदर की तरफ, ठीक है। तो क्या होगा, इस तरह से कंप्रेस करेंगे, जो टेम्परेचर है वो राइज करता जाएगा, कहां तक, पॉइंट ए तक, ठीक है। पॉइंट ए तक टेम्परेचर जो है उसका राइज करेगा और डी से लेकर के ए तक का एडियाबेटिक कंप्रेशन करेंगे, इसका वॉल्यूम भी कम होगा और टेम्परेचर राइज कर जाएगा, ठीक है। इस दौरान जो वर्क होगा वो क्या होगा, देखते हैं। जो वर्क हम लोग करेंगे सिस्टम पर एडियाबेटिक कंप्रेशन के थ्रू, देखो जब सिस्टम खुद वर्क करता है पॉजिटिव, सिस्टम पर वर्क करेंगे तो निगेटिव क्वांटिटी में आएगा, ठीक है। अभी उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे मैथमेटिकली, ठीक है। तो वर्क डन जो होगा वो W4 होगा। अब सिस्टम अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा ना, इस दौरान उसका टेम्परेचर भी T1 हो जाएगा और प्रेशर और वॉल्यूम भी उसमें कांस्टेंट बन जाएंगे, P1 V1 जो थे वही हो जाएंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो होगी एडियाबेटिक कंप्रेशन होगी, ठीक है। उसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आना है।
तो इतना जो चारों वर्क हुए हैं, इस चारों वर्क डन को हम लोग ऐड करेंगे, अगर पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी तो कुछ वर्क आएगा निकल करके, वही वर्क जो है वो सिस्टम सिलेंडर करेगा। ठीक है, W4 ये क्या है, V4 से V1 तक जा रहे हैं, यानी वॉल्यूम कम हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। PdV तो ये कितना आ जाएगा, आप कैलकुलेट करिएगा। PV टू दी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट K रखेंगे तो V बाई गामा आ जाएगा, और इसका आप K तो क्या हो जाएगा, V1 की पावर माइनस गामा प्लस 1 माइनस V4 टू दी पावर माइनस गामा प्लस 1 अपान माइनस गामा प्लस 1। ठीक है, के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो P1 V1 माइनस P4 V4 अपान माइनस गामा प्लस 1। ठीक है, और P1 V1 क्या हो जाएगा, टेम्परेचर पॉइंट ए का T1 है तो इसकी जगह nRT1, और P4 V4 टेम्परेचर T2 है तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, nRT2। n 1 मोल है, RT1 RT2, R कॉमन ले लेंगे तो RT1 माइनस T2 अपान 1 माइनस गामा, इसको लिख दें तो आपका माइनस साइन जो है वो कॉमन हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा यहां पर। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी निकल करके। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब W4 निकल आया, अब टोटल वर्क डन अगर देखा जाए कितना होगा। ठीक है, टोटल वर्क डन जब देखेंगे हर एक साइकिल के दौरान तो क्या आएगा, नाउ टोटल वर्क डन ड्यूरिंग वन साइकिल W इक्वल टू क्या होगा, सभी जो वर्क डन है उनका समअप होगा। ठीक है, या ये W जो होगा वो किसके फॉर्मेट में लिखा जाएगा, अगर हीट के फॉर्मेट में लिखे तो Q1 अमाउंट ऑफ हीट उसने एब्जॉर्ब किया था और Q2 रिजेक्ट किया है सिंक को, यही इतना ही काम उसने किया है तो Q1 माइनस Q2 के बराबर होगा ये टोटल वर्क डन। ठीक है, देखिए चारों प्रोसेस के दौरान उसने Q1 अमाउंट ऑफ हीट सबसे पहले एब्जॉर्ब किया है, पहली आइसोथर्मल एक्सपेंशन के दौरान, और फिर दूसरी जो है आइसोथर्मल कंप्रेशन के दौरान Q2 अमाउंट ऑफ हीट उसने रिजेक्ट किया है। ठीक है, निगेटिव में आया वर्क डन, इसका मतलब वो हीट रिजेक्ट कर रहा है, या कहें सिस्टम पर हम खुद वर्क कर रहे हैं। ठीक है, कंप्रेस करने के तरीके से, और W4 भी सिस्टम पर ही वर्क कर रहे हैं, वो निगेटिव में आया। ठीक है, तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और रिजेक्टेड तो इतनी ही है, और ये टोटल वर्क डन के बराबर है। जितना वर्क डन आया हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड अप करेंगे। ठीक है, और ये एरिया जो होगा, देखो ये निगेटिव में लिखा जाएगा, इसको भी निगेटिव में लिखो, ये वाला एरिया कौन सा होगा, ये एरिया आपका हो जाएगा ये वाला भाई DFEAD, या D से ही चले तो अच्छा है, एरिया हो जाएगा कौन सा, DFEAD। ठीक है, ये आपका एरिया निकल के आएगा निगेटिव में। तो सभी एरियाज का जब समअप करेंगे हम तो देखो ये टोटल एरिया है, सबसे पहले इसमें ये वाला ऐड हो जाएगा। ठीक है, और दो आपके रिजेक्ट हो जाएंगे तो टोटल एरिया बचेगा ये वाला, जो डायग्राम क्लोज डायग्राम बना हुआ है, यही एरिया बचेगा। आप खुद से समझ लीजिएगा, जब टोटल होल एरिया आप समअप करेंगे तो ये एरिया बच के आएगा। और ये कौन सा एरिया है उसको आप लिखें अगर सिंपली, तो क्या हो जाएगा, जो क्लोज डायग्राम के थ्रू एरिया बन रहा है ABCDA। ठीक है, यही एरिया निकल के आएगा जो वर्क डन होगा। ठीक है, अब इसके अमाउंट को अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो सबसे पहले सारी वैल्यूज आप रखिए। तो यहां पर देखेंगे, देखो ध्यान से,
W2 जो आया है W2 कहाँ आया है? इक्वेशन से यार डाले ही नहीं हम, यही सब करते हैं, इक्वेशन नंबर ही डालना भूल गए कैलकुलेट करने के चक्कर में। इक्वेशन नंबर 1 डालो इसको पहले, ये आपका W2 आया, इक्वेशन नंबर 2 डाल दो, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 डालो और इसको इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन 2 और 4 से आप देखेंगे हियर फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4 W2 जो है वो W4 के निगेटिव के बराबर है। इसका मतलब W2 प्लस W4 जो है वो 0 के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, यानी जो वर्क डन हुआ है ड्यूरिंग द एडियाबेटिक एक्सपेंशन और एडियाबेटिक कंप्रेशन वो दोनों इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट के आ गए हैं, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, बचेगा क्या वर्क डन या हीट जो एब्जॉर्ब होगी Q1 माइनस Q2 वो जो आएगी W1 प्लस W3 के बराबर ही आएगी। ठीक है, इसी के बराबर आएगी, यानी जितना अमाउंट ऑफ हीट आइसोथर्मली जो है सिस्टम जितना चलेगा वो वही हीट दोनों एरियाज अगर निकाल लें उतना ही वर्क डन होगा। आइसोथर्मल एक्सपेंशन और आइसोथर्मल कंप्रेशन के दौरान जो वर्क डन हुआ है उसी को ऐड कर दें, उतना ही अमाउंट ऑफ हीट जो है वो सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा। एडियाबेटिक से कोई लेना ही देना नहीं है। ठीक है, कार्नोट साइकिल के लिए सब कुछ डिस्कस किया जा रहा है, परफेक्ट गैस के लिए ध्यान दीजिएगा। अब W1 और W3 का जो अमाउंट आया है उसको रखिए, क्या आया है RT1 log ऑफ V2 बाई V1 माइनस RT2 log ऑफ V3 बाई V4, ये आया हुआ है टोटल वर्क डन W या Q1 माइनस Q2 जो अमाउंट ऑफ हीट हुआ है। ठीक है, इसको और आप थोड़ा कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो जो पॉइंट A और पॉइंट D है, पॉइंट D से पॉइंट A तक जो जा रहा है सिस्टम वो एडियाबेटिकली जा रहा है, तो पॉइंट D और पॉइंट A जो होंगे उसमें जो होगा एडियाबेटिक जो कंप्रेशन हो रहा है वो आपका वहां के लिए हम लोग पॉइंट A फॉर पॉइंट A एंड पॉइंट D उस पोजीशन, दोनों पोजीशन के लिए जो एडियाबेटिक कंप्रेशन के दौरान हो रही है उस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर और वॉल्यूम वाला जो हमारा एडियाबेटिक इक्वेशन ऑफ परफेक्ट गैस थी वो लगा सकते हैं पॉइंट A और D के लिए। तो क्या हो जाएगा T1 V1 टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 V2 टू द पावर गामा माइनस 1, ये था टेम्परेचर और वॉल्यूम वाला। ठीक है, तो यहां पर पॉइंट A और V पर तो T2 यहां पर वॉल्यूम जो है D के लिए V4 था वो लगा दीजिए। ठीक है, तो T1 बाई T2 क्या आ जाएगा V4 बाई V1 टू द पावर गामा माइनस 1। ठीक है, एक ये आ गया। इसी तरह से B और C भी एडियाबेटिक एक्सपेंशन पर लाई कर रहे हैं फॉर पॉइंट B एंड C, उसके लिए भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा पॉइंट B के लिए T2 नहीं, पॉइंट B पर टेम्परेचर तो T1 ही है, T1 वॉल्यूम V2 है पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू पॉइंट C पर जो है टेम्परेचर T2 हो जा रहा है और वॉल्यूम V3 है गामा माइनस 1। तो यहां से T1 बाई T2 जो आएगा वो V3 बाई V2 टू दी पावर गामा माइनस 1, ये आ गया। ठीक है, ये दोनों एडियाबेटिक इक्वेशन से लगाए गए हैं। परफेक्ट गैस की एडियाबेटिक इक्वेशन जो है टेम्परेचर और वॉल्यूम वाली। ठीक है, 3 तरह की निकाले थे हम लोग, तो वहां से इसका हमने यूज कर लिया।
ठीक है। अब देखो जो टोटल आपका T1 और T2 का यहां पर इक्वेशन नंबर डालो यार, 4 तक पहुंचे हैं, 5 कर दो, 6 कर दो, 7 कर दो। फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7, 6 एंड 7 से देखो ये दोनों क्वांटिटी बराबर होंगी, क्योंकि एज का T1/T2 जो है इधर वाला लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी बराबर होगा, तो दोनों बराबर कर दो। तो क्या आ जाएगा बराबर होने पर, V1/V4 टू द पावर गामा -1 इक्वल टू V2/V3 पावर गामा -1। अगर देखो पावर बराबर है तो बेस भी बराबर होना चाहिए, इक्वलिटी साइन होल्ड कर रही है, तो यहां से ऐसा लिख सकते हैं, या एक पावर को इधर भेज दें तो कैंसिल आउट हो जाए, या रूट ले लें उसी फॉर्मेट का, जितना है पावर उसी से, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, V2/V1 इक्वल टू V3/V4, ठीक है। अब अगर ऐसा हम लिख सकते हैं तो यहां पर आ जाइए, इक्वेशन 5 से देखो V3/V4 की जगह पर V2/V1 लिख दें। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 5 वर्क डन या अमाउंट ऑफ हीट जो है Q1 - Q2, जो वर्क डन है वो कितना होगा, RT1 log ऑफ V2/V1 माइनस RT2 log ऑफ V2/V1। RT1 और ये दोनों कॉमन है, log ऑफ V2/V1 R ये कॉमन ले लिया तो क्या बचा, T1 - T2, ठीक है। ये आया है अमाउंट ऑफ वर्क डन जो हुआ है, ठीक है, टोटल वर्क इसके बराबर आ गया है, ठीक है। अब ये इक्वेशन नंबर क्या डालें, 7 पहुंचे हैं, 8 डाल दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कितना अमाउंट ऑफ वर्क हुआ है ड्यूरिंग द कार्नोट साइकिल, ठीक है, वो हमने कैलकुलेट कर लिया एक सिंगल साइकिल के लिए। ये पूरा प्रोसेस जो हुआ था, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबेटिक कंप्रेशन, 4 तरह की प्रोसेस थी, उन सबको वर्क डन हमने कैलकुलेट कर लिया। अब अगर इफिशियंसी देखें, नाउ इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन वो कितनी होगी, इफिशियंसी को ईटा से डिनोट किया था, और किसी भी हीट इंजन की इफिशियंसी कैसे निकाला था, Q1 - Q2/Q1, ये जनरल एक्सप्रेशन है। अब कार्नोट इंजन के लिए Q1 - Q2 क्या आया है अभी RT1 - T2 log ऑफ V2/V1, और Q1 अमाउंट जो वर्क डन W1 था उससे निकाला गया था, वो कितना आया था, RT1 log ऑफ V2/V1। यहां से सब कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, T1 - T2/T1। ये आ गया आपका कार्नोट इंजन की इफिशियंसी, जो एक्सप्रेशन आपका निकल करके आता है, ठीक है। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 - T2/T1, ठीक है। तो T2 का अमाउंट कुछ ना कुछ हमेशा रहेगा, इसीलिए 100% इफिशियंस नहीं हो सकता, यानी ईटा की वैल्यू 1 कभी नहीं आएगी, ठीक है, कुछ ना कुछ अमाउंट उससे रिड्यूस होकर के आएगा। मैक्सिमम 90% तक पहुंचे, पर अभी तक जो प्रैक्टिकल में आया है इंजन बन के वो बहुत कम इफिशियंट है, ठीक है, उस हिसाब से लगभग 60% के राउंड में बताया जाता है, ठीक है। सोचो कितना अमाउंट ऑफ हीट या एनर्जी वेस्टेज में चली जाती है, ठीक है, वर्क नहीं करती है। तो ये आपका इफिशियंसी आ गई। अब जो है
तो इफिशियंसी बढ़ाने का क्या होगा, T1 को अधिक से अधिक रखें और T2 को कम से कम रखें, तो यही तरीका हो सकता है। तो इंजन को ऐसे ऑपरेट करें कि जिस सोर्स से वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है वो हाई टेम्परेचर पर हो अधिक से अधिक, और जिस सिंक को वो हीट रिजेक्ट करेगा वो सबसे लोअर टेम्परेचर पर हो। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग इफिशियंसी जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी इंजन की। तो इफिशियंसी अगर इंक्रीज करेंगे तो खर्चा भी तो अच्छा खासा आएगा। जितना हाई आप टेम्परेचर आप सोर्स रखेंगे और जितना लोअर टेम्परेचर आप सिंक रखेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको उतना भी मनी एक्सपेंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप क्वालिटी अच्छी चाहेंगे इंजन की तो क्या होगा, आपको अमाउंट भी पे करना होगा उसी के तरीके से। ठीक है, जितनी अच्छी क्वालिटी होगी। तो मोटरसाइकिल वगैरह होती है जितनी अच्छी क्वालिटी की होती है उतना वो ईंधन भी खर्च करती हैं। ठीक है, आप देखे होंगे उनकी इफिशियंसी जितनी अच्छी होती है यानी ट्रेवल करने की, उनका अपना एक्सीलरेशन 0 से 10 सेकंड में तेज़ी से हाई स्पीड पहुंच जाती हैं, 100 तक पहुंच जाती हैं, 0 से 100 तक 10 ही सेकंड में। तो उतना ही अमाउंट आप डीजल भी खर्च करते हैं, उनका एवरेज जो है वो कम होता है। ठीक है, तो यहाँ से वो सारी बातें समझी जा सकती हैं। ठीक है, वो सब हीट इंजन ही है, ध्यान देना। रेलगाड़ी से लेकर के मोटरसाइकिल से लेकर के कार से लेकर के सारी चीज़ें हीट इंजन पर ही वर्क करती हैं। कॉन्सेप्ट उनका हीट इंजन से ही आता है। ठीक है, जब आप पढ़ेंगे डिटेल में थर्मोडायनेमिक्स को, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट पढ़ते हैं तो वो क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेलिंग में देखते हैं। तो ये हम लोग बेसिक थियरी उसकी पढ़ रहे हैं। ठीक है, कैसे हीट इंजन वर्क करता है और ढेर सारे प्रोसेसेस हैं। गैस कैसे एक्सपेंड करेगी, कंप्रेस करेगी, जो वर्क डन निकल के आएगा, पिस्टन जो चलता है उसमें, आपकी मोटरसाइकिल में, कार में या जितने भी वाहन हैं उन सब में। ठीक है, हीट इंजन का ही इस्तेमाल होता है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ से थियोरेटिकल फॉर्म में इस तरह से कैलकुलेट की जाएंगी। ठीक है, स्टार डबल स्टार ले लीजिए नाम इनको, या एक ही दे दीजिए इक्वेशंस को। ठीक है, अब आपका कार्नोट इंजन जो है उसका स्कीमेटिक डायग्राम हो गया। आप रेफ्रिजरेटर क्या होता है उसका भी डायग्राम देखिए, इसमें जस्ट रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, यहां इंजन जो है जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हमको दिया है कैलकुलेट करके, ये वही अमाउंट ऑफ वर्क डन हम अप्लाई करेंगे वर्किंग सब्सटेंस पर, वो क्या करेगा, हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर तक जाएगा। ठीक है, यानी Q2 अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करेगा सिंक से और Q1 अमाउंट ऑफ हीट जो है वो सोर्स को ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, तो वो होता है रेफ्रिजरेटर। जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। जो आपका रेफ्रिजरेटर घरों में इस्तेमाल होता है वो सराउंडिंग में हीट क्या करता है, रिजेक्ट करके अपने आप को लोअर टेम्परेचर पर रखता है। तो वो कॉन्सेप्ट जो होगा इसी का जस्ट अपोजिट हो जाता है। ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ ए रेफ्रिजरेटर shown as, देखो ये जो स्कीमेटिक डायग्राम था वही है, बस यहां से हमें वर्क डन मिल रहा है। ठीक है, इसी का जस्ट अपोजिट बनाना है। देखो बनाओ सिंपल, एक आपका हॉट टेम्परेचर या हॉट बॉडी पर टेम्परेचर T2 पर कोई सोर्स है। ठीक है, ये काफी गर्म है और यहां पर एक वर्किंग सब्सटेंस होगा W जिस पर हम लोग वर्क करेंगे। तो एरो इस डायरेक्शन में बना दें। ठीक है, कुछ वर्क करेंगे वर्किंग सब्सटेंस पर, एक्सटर्नल वर्क, वो कुछ अमाउंट ऑफ हीट यहां से Q2 ले करके अपना टेम्परेचर T2 करेगा और Q1 अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट करेगा
किसको, देखो हॉट बॉडी जो है वो T1 टेम्परेचर पर है, क्योंकि हम लोग अपना साइन नहीं चेंज करेंगे। यहाँ पर T1 इज ग्रेटर देन T2 है यहाँ पर भी, ठीक है। कुछ इस तरह से ये आपका कोल्ड है। पिछले में भी अगर कोल्ड नहीं लिखा हो तो लिख दीजिएगा, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर क्या करता है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसका। जो आपकी कार्नाट साइकिल है वही साइकिल यहां भी इस्तेमाल होती है। अगर इसके बारे में लिखना हुआ तो क्या हो जाएगा, देखो कार्नाट साइकिल इज परफेक्टली रिवर्सिबल। देखो आपको बताया था परफेक्टली रिवर्सिबल में क्या था, एडियाबेटिक और आइसोथर्मल प्रोसेसेस होनी चाहिए, ठीक है। तो वही जो प्रोसेसेस होंगी वही रिवर्सिबल हो सकती हैं। तो कार्नाट साइकिल जो है वो हमारी जो कल्पना है, कार्नाट की जो थियोरेटिकल इमेजिनेशन है उसके बेस पर है, तो वहां से वो परफेक्टली रिवर्सिबल दिखती है, ठीक है। क्योंकि कंप्लीट वे में आइसोथर्मल या कहें आइसोथर्मल और एडियाबेटिक एक्सपेंशन और कंप्रेशन करेंगे तो उसके टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना या कोई हीट ट्रांसफर ना होना, ये करना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। पर थियरी में ऐसा सोच करके कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। तो थियरी में ऐसा मान करके कैलकुलेट किया गया है। इट कैन वर्क, पर प्रैक्टिकल लाइफ में भी उसको अचीव करने की कोशिश की जाती है। परफेक्ट तो नहीं, पर परफेक्शन के आसपास पहुंचने की कोशिश की जाती है, ठीक ठाक, ठीक है। इट कैन वर्क एज अ हीट इंजन, इसीलिए इंजन धीरे धीरे क्या होता है, खराब होता चला जाता है। जैसे जैसे इस्तेमाल होता चला जाएगा वैसे वैसे उसका आपका क्वालिटी जो है वो लो होती चली जाती है, ठीक है। क्योंकि वो परफेक्टली अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं पहुंचता है जो है वाकई में, ठीक है। परफेक्टली रिवर्सिबल नहीं होता है तो उसकी क्वालिटी लो होती चली जाती है। इट कैन वर्क एज अ हीट इंजन एंड आल्सो एज अ रेफ्रिजरेटर, ठीक है। इसको हम लोग हीट इंजन के तरीके से भी रिफरेंस कर सकते हैं और रेफ्रिजरेटर के लिए भी काम कर सकते हैं, ठीक है। when it operated, आपने हीट इंजन के लिए तो देखा क्या हुआ था, उसने Q1 अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब की थी सोर्स से और Q2 अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिजेक्ट कर दी सिंक को और कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन करके हमको दिया, ठीक है। ये हुआ था। और जब इसको आप रेफ्रिजरेटर की तरीके से इस्तेमाल करेंगे एज अ रेफ्रिजरेटर, it absorbs Q2 amount of heat from amount of heat from, ध्यान से, ठीक है, ये फ्रॉम है, सिंक एट टेम्परेचर T2, ठीक है। W अमाउंट ऑफ वर्क डन on it, work is done, W amount of work is done on it, हमें सिस्टम पर वर्क करना होगा इसके लिए, by some external means, किसी एक्सटर्नल माध्यम से कुछ वर्क करेंगे इस पर, ठीक है। एंड रिजेक्ट
Q1 amount of heat to the source at temperature T1। ठीक है, ये हो रहा है इसके साथ। फिगर आपका बना हुआ है इसी तरीके से, डायग्राम जो है ये बना लीजिएगा। इन द सेकेंड केस, जो रेफ्रिजरेटर का केस है, इसमें देखो क्या हो रहा है, हीट जो है फ्लो कर रही है कहाँ से, लोअर बॉडी टेम्परेचर से हायर बॉडी टेम्परेचर तक। ठीक है, और एक एक्सटर्नल वर्क डन हमें करना पड़ रहा है इस वर्किंग सब्सटेंस पर। ठीक है, ये जो है एक्शन है आपका रेफ्रिजरेटर का, यही वर्क होता है रेफ्रिजरेटर में। ठीक है, अब क्या बात कही जा रही है, जो Q2 अमाउंट ऑफ हीट जो है यहाँ से ली जा रही है कोल्ड बॉडी से, ये बिना किसी एक्सटर्नल वर्क डन के नहीं ली जा सकती है। ठीक है, इसीलिए कुछ वर्क करना पड़ रहा है। ठीक है, और ये जो है परफेक्टली रिवर्सिबल नहीं है। ठीक है, अगर ये पॉसिबल नहीं होगा, अगर जो पूरी प्रोसेस है वो रिवर्सिबल ना हो, तो ये हम लोग संभव नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं पाएगा कि कोल्ड बॉडी से Q2 अमाउंट ऑफ हीट वो ले। ठीक है, अगर ये जो कार्नोट साइकिल है, कार्नोट इंजन है जो वर्क कर रहा था, वो अगर रिवर्सिबल नहीं होता तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि Q2 अमाउंट ऑफ हीट हम लोग यहाँ से ले लें कुछ वर्क करके सिस्टम पर। ठीक है, इसीलिए उसका परफेक्टली रिवर्सिबल होना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब एक और टॉपिक है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, उसको भी देख लीजिए क्या है, बहुत ही सिंपल है। P से डिनोट करते हैं इसको, और डिफाइन कैसे होता है, सिंपल डिफाइन है, कितना अमाउंट ऑफ हीट उसने लिया है और कितना वर्क हमें उस पर करना पड़ा है, वही उसी का रेशियो होता है। ठीक है, Q2 जो कोल्ड बॉडी से कितना अमाउंट ऑफ हीट उसने लिया और कितना हमें उस पर वर्क करना पड़ा वो हीट लेने के लिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू रखेंगे, तो क्या आएगा, सारी वैल्यूज जैसे वहाँ पर रखी थी वैसे रख दीजिएगा, तो आ जाएगा T2 अपॉन T1 माइनस T2। ठीक है, ये आपका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस P है, ये रेफ्रिजरेटर के लिए रेफरेंस में आता है। ठीक है, वहाँ इफिशियंसी उसकी कैलकुलेट किए थे, उसका जस्ट अपोजिट इसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस रेफ्रिजरेटर के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ठीक है, यही है, कितना अमाउंट ऑफ हीट इसने कोल्ड बॉडी से लिया, कितना हमने वर्क किया, उसी का रेशियो होता है। लेकिन जो परफेक्टली रिवर्सिबल है, तो ये Q1 और Q2 जो आए हैं, वो जो पीछे हमने कैलकुलेट किया उसी के बराबर आएंगे। आप सारी वैल्यू रखिएगा, Q1 माइनस Q2 आर V2 बाई V1 T1 माइनस T2। ठीक है, और Q2 की वैल्यू रख दीजिएगा, कितना आई है RT2 लॉग ऑफ V3 बाई V4, और इसकी वैल्यू रख करके यहां पर रखेंगे तो R से R और लॉग वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो T2 अपॉन T1 माइनस T2 जो है आपका, ये आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, इतनी बातें जो हमारी इस लेक्चर में हो गई। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट होगा, जिसमें केल्विन, प्लांक और क्लैसियस के स्टेटमेंट्स हैं, फिर केल्विन और प्लांक के स्टेटमेंट को कंबाइन करके लिखा गया है, और कार्नोट थ्योरम है उसी पर बेस्ड। फिर जो है हम लोग चले जाएंगे अपने एंट्रोपी वाले टॉपिक में जो आपका है। ठीक है, फर्स्ट यूनिट आपकी
एंट्रोपी और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट लगभग खत्म होने के कगार पे रहेगी और मैक्सवेल रिलेशंस भी है, जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट एक्सपेंशन भी है, ये सारी बातें हैं। ठीक है, इसको देखेंगे एंट्रोपी में, और फेज ट्रांजिशन भी है। ठीक है, इतना टॉपिक आपका खत्म होने के बाद फर्स्ट यूनिट लगभग खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो 3-4 लेक्चर में कवर अप करने की कोशिश करेंगे हम लोग। हमारा लेक्चर जो है यहीं पर एंड हो रहा है। थैंक यू।